उस गार में 1.5 महीना बीत गया। इस दौरान सिर्फ एक मरतबा भारतीय फौजियों की एक पार्टी बस्ती में आई थी। वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुखिया के मेहमान रहे थे। मुखिया ने उनकी खूब खातिन मदारत की और उन्हें इत्मीनान दिलाया था कि बहुत अरसे से इस तरफ कोई भगोड़ा मुजाहिद नहीं आया, यहाँ सब शांति ही शांति है। उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी भांजी मुजाहिदीन की सबसे ख़तरनाक लीडर को ना सिर्फ पनाह दिए हुए है, बल्कि उसके साथ जवानी के मज़े भी लूट रही है। मुझे अफसोस भी होता था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। मैंने अब तक एक मुजाहिद की सी ज़िंदगी गुजारी थी, अंगूरी अरसे तक मेरे साथ रही थी। कई ऐसे मौके भी आए थे कि हम पटरी से उतर गए थे, लेकिन हमने हर मरतबा अपने आप को संभाल लिया था और अपने कॉज को अवलियत दी थी। गासिब हिंदुओं से कश्मीर की आज़ादी हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद था और हम इस मकसद को पसे पुश्त नहीं डाल सकते थे। लेकिन सीता, उसने मुझे रास्ते से भटका दिया था, लेकिन मैं फ़ौरन ही संभल गया। एक मरतबा जो होना था हो चुका, उसे मैं अपनी भूल कह सकता था। दूसरी मरतबा सीता मेरे करीब आई तो मैंने इसे समझा दिया कि वो एक मुखलिस और बेलोस दोस्त की तरह मेरे साथ रहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और उसके बाद सीता ने वाकई कोई ऐसी हरकत नहीं की थी। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि हिंदू होने के बावजूद सीता को हिंदुओं से इतनी नफरत और कश्मीरी मुसलमानों से इतनी हमदर्दी क्यों थी। ये बात मुझे सीता ने बताई थी। सीता के चचा का बेटा गोपाल सिंह इंडियन आर्मी में कैप्टन था और 6 महीने कश्मीर में ड्यूटी देकर गया था। ये पिछले साल की बात है। सीता जयपुर में थी और ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। बशीर अहमद नाम का एक मुसलमान लड़का भी सीता का दोस्त था। वो उसका क्लास फेलो था और वो दोनों अक्सर मिलकर स्टडी किया करते थे। कई बार ऐसे मौके भी आए कि बशीर अहमद चाहता तो सीता के साथ बहुत कुछ कर सकता था, मगर इसने कभी सीता को छुआ तक नहीं था। बशीर की शराफत के कायल तो सीता के घर वाले भी थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों के मिलने पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया था। गोपाल सिंह कश्मीर से वापस आने के बाद जैसलमेर छावनी में तैनात हो गया। 2 महीने में कम से कम एक मरतबा जयपुर जरूर आता। एक रोज़ सीता घर में अकेली थी कि गोपाल सिंह आ गया। उसने मौके से फ़ायदा उठाते हुए सीता को दबोच लिया। मुज़ाहमत के बावजूद सीता अपने आप को बचाने में कामयाब न हो सकी और बेबस चिड़िया की तरह फिड़फिड़ा कर रह गई। इत्तफाक से इसी वक्त बशीर भी पहुंच गया। उसे सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। उसने गोपाल सिंह को बुरा भला कहा तो गोपाल सिंह इसी पर पलट पड़ा और उसे पीटने लगा। बशीर दुबला पतला कमज़ोर सा लड़का था, पीटता रहा। यह हंगामा जारी था कि सीता के माता पिता भी घर पहुंच गए। गोपाल सिंह ने सारा इल्ज़ाम बशीर पर धर दिया और उन्हें बताया कि इसने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। सीता माँ बाप को बता रही थी कि उसके साथ बलात्कार बशीर ने नहीं गोपाल ने किया, मगर गोपाल उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ा कि वो अपने आशिक को बचाने के लिए उसी पर इल्ज़ाम दे रही है। सीता का भाई बशीर को पीटने लगा। वो गोपाल के साथ मिलकर उसे देर तक पीटता रहा, फिर गोपाल उसे थाने लगा। बशीर गरीब घराने का लड़का था और मुसलमान था। गोपाल एक मुअज़्ज़ज़ ठाकर घराने का फर्द था और फौज में कैप्टन था। उसकी बात को ज़्यादा अहमियत दी गई। बशीर को थाने में उल्टा लटका कर इतना पीटा गया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। पुलिस ने उसके मुर्दा जिस्म पर 2 गोलियां उतार दी और लाश सड़क पर फेंक दी और ये मशहूर कर दिया कि इसने थाने से भागने की कोशिश की थी, मुकाबले में मारा गया। सीता रो रो कर अपने बाप को यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि बशीर बेकसूर था, उसके साथ ज्यादती गोपाल ने की थी, लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। बशीर का गरीब और मुसलमान होना ही उसका सबसे बड़ा जुर्म था। उसके कत्ल की तहकीकात भी नहीं की गई और ये केस ठप हो गया। सीता को अपने धर्म, अपने माँ बाप और अपने बहादुर सैनिकों से शदीद नफरत हो गई। वो तो अब तक ये सुनती रही थी कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं पर शदीद जुल्म ढा रहे हैं, फौज हिंदुओं को बचाने के लिए कश्मीर भेजी गई है। लेकिन अब वो हकीकत जान गई थी। वो समझ गई थी कि भारतीय फौज कश्मीर में क्या कर रही है। इत्तफाक से 2 महीने बाद उसका मामा जयपुर आया। वो चंद रोज बाद वापस लौटा तो सीता भी माँ बाप से जिद करके उसके साथ गई और यहाँ आकर उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। वो अपने धर्म और अपने माँ बाप से इतनी शदीद नफरत करने लगी कि उसने कश्मीरी मुजाहिदीन की किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। इस घर से वो 2-3 मरतबा डोडा शहर भी गई थी, जहाँ वो एक ऐसे लोगों से रब्ता करने में कामयाब हो गई थी जो उसे मुजाहिदीन तक पहुँचा सकते थे। लेकिन इसका हिंदू होना आड़े आ गया और अब इत्तफाक से सीता से मेरी मुलाकात हो गई, इसलिए उसने अपने आप को खतरे में डालकर मेरी मदद की थी। सीता बहुत खुश थी कि बिलाखिर एक कश्मीरी मुजाहिद से रब्ता करने में कामयाब हो गई थी और मैं सीता से मुलाकात पर अपनी जगह खुश था और सोच रहा था कि सीता से हिंदुओं के खिलाफ किस तरह काम लिया जा सके। वो दोपहर का वक्त था। मैं गार में अपने बिस्तर पर लेटा ऊँग रहा था कि एक निस्वानी चीख की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई और मैं बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा। गार में कोई नहीं था और कोई मामूली सी आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं निस्वानी चीख की आवाज़ को अपना वाहमा समझा और मैंने दोबारा आंखें बंद कर ली। दरअसल मेरी ज़िंदगी का पिछला कुछ अर्सा ऐसा ही हंगामा खेज गुजरा था।
मैंने अपनी आंखों के सामने दरिंदा सिफ्त भारतीय फौजियों को मुसलमानों की बस्तियों को ताराज करते आग, खून और लाशें, औरतों और जवान लड़कियों की चीखें हर तरफ सुनाई देती थी। इन बस्तियों पर हमला के कई रोज बाद भी मासूम और बेगुनाह औरतों और लड़कियों की चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती थी और फिर इसी तरह का कोई नया वाकया रोनुमा हो जाता। इस तरह कश्मीर में तबाही और बर्बादी का एक तसलसल था जो अरसे से चल रहा था। मैं पिछले 2 महीनों से अगरचे वादी से दूर इस गार में था। सीता देवी और नीलम मेरा हर तरह से ख्याल रखे हुए थी। अगरचे ये गार लड़ाई हंगामों से बहुत दूर था, लेकिन इस लड़ाई को मैंने कभी एक लम्हे को भी फरामोश नहीं किया था जो कश्मीरी मुसलमान तवील अरसे से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस गार में मेरे लिए मुकम्मल तौर पुरसुकून होने के बावजूद मेरे दिमाग में कभी कभी धमाके होने लगते और बेड़िया सिर्फ भारतीय फौजियों की बर्बरियत का शिकार होने वाली मासूम लड़कियों और बेगुनाह औरतों की चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती। और इस वक्त मैंने निस्वानी चीख की इस आवाज़ को अपना वहमा ही समझा था। मैंने दोबारा आंखें मूंद ली। न जाने क्या बात थी कि नींद इस वक्त बड़ी शिद्दत से मुझ पर गलबा पाने की कोशिश कर रही थी। चंद सेकंड्स बाद ही चीख की आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। ये मेरा वहमा नहीं हो सकता। चीख की वो आवाज़ बहुत वाज़ेह तौर पर सुनाई दी थी। मैं अपनी राइफल उठाकर तेज़ी से गार के दहाने के करीब पहुंच गया। इस दौरान चीख की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैं दहाने से कुछ आगे बढ़कर सिरसराती हुई झाड़ियों की आड़ से झांकने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। चश्मे के करीब 2 भारतीय फौजियों ने सीता को दबोच रखा था और सीता अपने आप को छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही थी। एक फौजी ने उसका मुंह दबा रखा था और जब किसी वक्त हाथ मुंह से हट जाता तो सीता की घुटी घुटी सी चीख फिजा में फैल जाती। सीता की साड़ी उसके जिस्म से अलग हो चुकी थी, सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज बदन पर रह गया था। एक फौजी ने एक हाथ से उसका मुंह दबा रखा था और दूसरा हाथ उसके सीने पर लपेटे उसे काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा फौजी इसका पेटीकोट नीचे खींचने के चक्कर में था और अपने आप को बचाने के लिए वो बुरी तरह लाते चला रही थी। दोनों फौजियों की सब मशीन गन्नी चश्मे के किनारे पत्थरों पर पड़ी हुई थी। मैं राइफल उठाए कद आदम झाड़ियों की आड़ में बड़े एहतियात से नीचे उतरने लगा। एक तो झाड़ियाँ बहुत ऊंची थी, अगर मैं खड़े होकर भी चलता तो चश्मे की तरफ से मुझे देखा नहीं जा सकता था और फिर रास्ता इन झाड़ियों में बल खाता हुआ था। इस तरह देखे जाने का इम्कान नहीं था, मगर इसके बावजूद मैं झुककर बड़ी एहतियात से चल रहा था। सीता की घुटी घुटी सी चीख एक बार फिर सुनाई दी। मैंने रुककर झाड़ियों में से झांका। सीता अपने आप को छुड़ा कर एक तरफ को भाग खड़ी हुई थी, लेकिन इन दोनों फौजियों ने इसे फिर दबोच लिया और इसे उठाकर चश्मे की दूसरी तरफ ले जा रहे थे। बस्ती का फासला वहां से इतनी दूर था कि अगर सीता फेफड़ों की पूरी कुव्वत से भी चीखती तो उसकी आवाज़ बस्ती तक नहीं पहुंच सकती थी। अलबत्ता ये मुमकिन था कि कुर्बो जवार में मौजूद कोई शख्स उसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन लगता था इस वक्त इस नवा में कोई नहीं था जो इसकी चीखने की आवाज़ सुन लेता। मैंने उसकी आवाज़ सुन ली थी और उसे बचाने के लिए निकल खड़ा हुआ था। सीता को भी शायद यकीन होगा कि मैं उसकी आवाज़ सुन लूँगा और उसकी मदद को ज़रूर आऊँगा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने एक मरतबा भी मेरा नाम लेकर मदद के लिए नहीं पुकारा था, जिसकी वजह शायद ये भी हो कि उसका मुंह दबा रखा था और उसे मेरा नाम पुकारने का मौका नहीं मिल रहा था, या वो उन फौजियों के सामने जानबूझकर मेरा नाम नहीं पुकारना चाहती थी। वो फौजी उसे चश्मे की दूसरी तरफ एक चट्टान के पीछे ले गए। उस तरफ सीता के चीखने की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। मैं तेज़ी से झाड़ियों से निकलकर चश्मे के करीब आ गया। फौजियों की दोनों सब मशीन गन्नें इस जगह पर पड़ी थी। मैंने मोहतात नज़रों से नशीब में बहुत दूर बस्ती की तरफ और इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई जीरू दिखाई नहीं दिया था। इसका मतलब था कि इन फौजियों का कोई तीसरा साथी आसपास मौजूद नहीं था। अगर इनका कोई साथी होंगे तो भी बहुत दूर किसी और बस्ती की तरफ होंगे और ये दोनों शायद गश्त करते या रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकले और एक जवान और हसीन लड़की को अकेले पाकर उसकी फितरत के आन मुताबिक उसकी हवस जाग उठी थी। मैं दबे कदमों चश्मे के ऊपर से घूमकर उस चट्टान के करीब पहुंच गया। दूसरी तरफ सीता की घुटी घुटी सी चीखों और देंगा मुश्ती की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गालबन सीता अपने आप को बचाने के लिए अब भी भरपूर मुजामत कर रही थी। मैं चंद कदम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा और फिर छलांग लगाकर चट्टान की दूसरी तरफ कूद आया और इसके साथ ही मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई, जिससे मेरी कनपटियां सुलगने लगी। सीता जमीन पर चित पड़ी थी। एक फौजी ने इसकी बाहों में हाथ डालकर इसे पूरी तरह गिरफ्त में ले रखा था। सीता के मुंह में एक रुमाल ठुंसा हुआ था, जिससे इसकी चीखें इसके सीने में ही दम तोड़ रही थी। सीता का ब्लाउज भी फट चुका था। वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी कुव्वत से लाते चला रही थी और दूसरा फौजी उसे मुकम्मल तौर पर बेबस करने की कोशिश कर रहा था। मैं छलांग लगाकर सामने आया तो आवाज़ सुनकर दोनों फौजी चौंक गए। एक लम्हे को उन पर सख्ती की सी कैफियत तारी हो गई, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही अपने आप को संभाल लिया। उन दोनों फौजियों की राइफलें तो चश्मे के करीब ही पड़ी हुई थी, अलबत्ता दोनों की संगीनें इनकी बेल्टों से लगे हुए होलिस्टरों में थी। जो फौजी सीता को टांगों से पकड़कर काबू में करने की कोशिश कर रहा था वो संगीन के दस्ते पर हाथ डालता हुआ मेरी तरफ
मतलब का, लेकिन मैंने उसे संगीन होलिस्टर से निकालने का मौका नहीं दिया और बड़ी फुर्ती से राइफल की नाल की तरफ से पकड़कर लट्टू की तरह घुमा दिया। राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके सर पर लगा। पटाख की आवाज़ उभरी और उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ गए। खून का फुहारा फूट पड़ा। इसका बेजा भी बिखर गया और उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकली थी। वो तेवरा कर गिरा और पानी से निकाली हुई मछली की तरह तड़पने लगा। दूसरे फौजी ने भी सीता को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर शदीद खौफ और आंखों में बेपनाह वहशत उभर आई। मैंने बड़ी फुर्ती से राइफल को घुमाकर बट की तरफ से पकड़ा और उसे जद में ले लिया। उस बुज़दिल फौजी ने दोनों हाथ सर पे ऊपर उठा दिए थे। सीता चंद लम्हों तक मुतवहश नजरों से इधर उधर देखती रही, फिर अपनी जगह से उठी और दौड़कर मुझसे लिपट गई। वो थर थर कांप रही थी। मैंने एक हाथ से राइफल को संभाले हुए था, दूसरे हाथ से उसका कांधा थपथपाने लगा। अपनी आवाज काबू में रखो सीता, मैंने कहा। मार दो शमरोज, मार दो इसे, छलनी कर दो इसे। वो एकदम फट पड़ी। इसने हिंदू होकर एक हिंदू नारी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। तुम मुसलमान हो, तुमने मुझे इन दरिंदों से बचाया है, खत्म कर दो इसे भी। उसने जज्बात में आकर मुझसे राइफल छीनने की कोशिश भी की। होश में आओ सीता, मैंने कहा। तुम इस तरह बैठ जाओ और देखो मैं इसका क्या हशर करता हूँ। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से सीता को अपने आप से अलग किया। वो दोनों घुटने समेट कर चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दोनों बाहें उसने अपने घुटनों पर लपेट ली थी। मैंने एक मर्तबा दूसरे फौजी की तरफ देखा। वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून और भेजे के लोथड़े इधर उधर पत्थरों पर बिखरे हुए थे। मैं लाश से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। उस जगह दो चट्टानें आपस में इस तरह मिली हुई थी कि इनके बीच में तकरीबन 200 मुरब्बे गज पर मुश्तमिल एक तकोन मैदान सा बना हुआ था। दूसरी चट्टान के साथ एक 20-22 फीट चौड़ा रास्ता जो पिछली तरफ नशीब में चला गया और मैदान के इख्तिताम पर एक गहरा खड्ड था। मैंने मैदान के किनारे पर पहुंचकर नीचे झांक कर देखा। बिल्कुल अमूदी ढलान थी जो सैकड़ों फीट गहराई तक चली गई थी। उस ढलान पर पैर जमाना किसी तरह भी मुमकिन नहीं था। ढलान के इख्तिताम पर गहराई में पत्थर बिखरे हुए थे और छोटी छोटी झाड़ियां भी थीं। मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर उस ढलान पर लुढ़का दिया। वो पत्थर एक बड़े साइज के मटके के बराबर था। वो एक मरतबा ढलान की सतह से टकराया, फिर गेंद की तरह हवा में उछला और 20 फीट नीचे चला गया और चट्टानी ढलान से टकरा कर दो टुकड़े हो गया। नीचे पहुंचने पर वो पत्थर छोटे छोटी तादाद टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। मैंने मुड़कर इस फौजी की तरफ देखा। वो अब भी दोनों हाथ सर पर उठाए खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था और वो होले होले कांप रहा था। इसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। टूथब्रश टाइप मूंछें खासी खौफनाक लग रही थी। तुम लोगों को ये वर्दी पहनाई जाती है देश और जनता की रक्षा के लिए, लेकिन तुम लोगों ने इस खित्ते को शिकारगाह समझ रखा है। ताकत के घमंड में तुम लोग इंसानियत को भी भूल गए हो कि इंसानियत तो तुम लोगों में कभी थी ही नहीं। तुम लोग बहादुर तो बहुत हो। निहत्ते और मजलूम बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाना और कमजोर औरतों को पामाल करने को ही तुम लोगों ने बहादुरी समझ लिया है। मुकाबला करने वाले 4 आदमी सामने आते हैं, तुम लोग हिजड़ों की तरह हथियार फेंक कर भाग खड़े होते हो। इस लड़की को अकेले देखा तो अपनी बहादुरी और जवामर्दी के जौहर दिखाने तैयार हो गए, मगर यह सुरमा तो एक हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर सका और तुम्हारी मौत तो इससे भी भयानक होगी। मुझे क्षमा कर दे महाराज। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके मुंह से आवाज बमुश्किल निकल रही थी। हाथ ऊपर मैं गुर्राया। इसने हाथ फौरन ही सर से ऊपर उठा लिए। इसको मार दो शमरोज, खत्म कर दो इसे। सीता चीखती हुई अपनी जगह से उठ गई और दौड़कर एक बार फिर मुझसे राइफल छीनने की कोशिश करने लगी। होश में आओ सीता, मैंने कहा। इसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। ये तुम्हारे ही हाथों अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैंने सीता को अपने से अलग हटाकर एक बार फिर इधर उधर देखा और उस फौजी को आगे आने का इशारा किया। ये लाश उठाकर इस खड्ड में फेंक दो। मैंने इसे राइफल की जद पर लेते हुए हुक्म दिया। इसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। वो कभी लाश की तरफ देखता और कभी हम दोनों की तरफ। यहाँ इसकी चिता का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। लाश उठाकर फेंक दो खड्ड में, मैंने गुर्राते हुए कहा। वो झुककर लाश उठाने लगा। इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो लाश उठाकर खड्ड की तरफ बढ़ा तो इसकी टांगें भी कांप रही थी। लगता था कि किसी भी वक्त गिर जाएगा। खड्ड के किनारे पर पहुंचकर वो रुक गया। इसकी टांगें अब भी कांप रही थी और फिर मेरी धार सुनकर उसने लाश खड्ड में फेंक दी। मैंने सीता को इशारा किया। फौजी ने लाश फेंक कर जैसे ही मुड़ना चाहा, सीता ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर इसके कोहले पर जोरदार लात रसीद की। फौजी लड़खड़ा गया। उसने आपको संभालने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और खड्ड में गिर गया। उसकी आखिरी चीख बहुत भयानक थी जो देर तक पहाड़ियों में गूंजती रही। मैंने झांक कर नीचे देखा। दोनों लाशें निगाहों से ओझल हो चुकी थी। शायद इनके इतने टुकड़े हो चुके थे कि इन्हें जमा करना भी मुमकिन नहीं रहा था। मैंने सीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सनसनी के तासुरात थे और फिर वो दौड़कर मुझसे लिपट गई और सिसकियां भरकर रोने लगी। जब तक उन दोनों दरिंदों
दरिंदों का अंत नहीं हो गया था। मैं भी सनसनी की लपेट में रहा था, लेकिन अब मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मैं सीता की बरहना पुश्त सहलाते हुए इसे तसल्ली देने लगा। हम सारा दिन यहाँ खड़े नहीं रह सकते सीता, मैंने कहा। अपने कपड़े उठाओ और यहाँ से हट चलो, अगर कोई इस तरफ आ गया तो। यहाँ कोई नहीं आता, उसने मेरी बात काट दी और चेहरा ऊपर उठाकर मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, अगर तुम न होते तो ये दरिंदे पता नहीं मेरा क्या हशर करते। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, मगर इस वक्त यहाँ से चलो, मैंने कहा। सीता मुझसे अलग हो गई। उसने अपने पेटीकोट और फटा हुआ ब्लाउज उठाया और हम दोनों चट्टान की आड़ से निकलकर चश्मे की तरफ आ गए। मैंने इन फौजियों की दोनों राइफलें भी उठा ली। सीता की साड़ी भी करीब ही पड़ी थी, जो मैंने उठाकर इसकी तरफ बढ़ा दी। लो ये लपेट लो और ऊपर चलो। तुम थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, सीता बोली। अब वो अपनी हालत पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी। उन्होंने अपने गंदे हाथों से मेरे शरीर को छुआ था। मैं स्नान कर लूँ तो ऊपर चलते हैं। मैं चश्मे से चंद गज दूर रुख फेर कर खड़ा हो गया। चंद मिनट तक पानी में छपाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, फिर सीता की आवाज़ सुनाई दी, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, अब तुम इस तरफ देख सकते हो। मैं पीछे मुड़ गया। सीता अपने जिस्म पर साड़ी लपेट चुकी थी और ब्लाउज भी किसी न किसी तरह उसने अटका लिया था। फिर चश्मे के करीब ही झाड़ियों के करीब झुककर उसने एक पोटली उठा ली। उसके करीब ही पीतल की एक गड़वी भी थी। ये क्या है, मैंने पूछा। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, उसने जवाब दिया। और फिर ये सोचा था कि इस गड़वी में पानी भी लेती चलूं कि अचानक ही वो दोनों मेरे सामने आ गए। कुछ देर मुझसे उल्टे सीधे सवाल करते रहे, फिर इन दोनों ने मुझे दबोच लिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, चलो ऊपर गार में बैठकर बातें करेंगे। उसने चश्मे पर ऊपर से जहाँ से पानी नीचे गिर रहा था गड़वी में पानी भर लिया। मैंने राइफलें अपने कांधों पर लटका ली और हम दोनों झाड़ियों में बल खाते हुए रास्ते पर चलते हुए गार में आ गए। लो तुम रोटी खाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। इन दोनों ने किस तरह मुझे घेरने और बेबस करने की कोशिश की थी, सीता कहते हुए मेरे सामने बैठ गई। चंद मिनट पहले जो कुछ भी हुआ था इसके पेश नज़र मेरी भूख उड़ जानी चाहिए थी, मगर हैरत है मेरी भूख चमक उठी थी और मैं बड़े बड़े निवाले तोड़कर मुंह में रख रहा था। मेरे सामने बैठी हुई सीता बता रही थी कि किस तरह इन दोनों फौजियों ने उसे अकेला देखकर मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। मैं हूँ हाँ करते हुए खाना खा रहा था। एक मरतबा मेरी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं और निवाला मेरे हलक में अटक गया। सीता घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने फटे हुए ब्लाउज़ को अपने बदन पर फंसाने की कोशिश की थी, मगर ब्लाउज़ एक तरफ से हटकर नीचे हो गया और उसका सीना एक तरफ से इस तरह बरहना हो रहा था कि मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैंने गड़वी उठाकर होंठों से लगा ली। पानी के चंद बड़े बड़े घूंट भरकर हलक में अटका हुआ निवाला नीचे उतारा और उसके चेहरे को तकने लगा। क्या हुआ, सीता ने पूछा। फंदा लग गया है, निवाला हलक में अटक गया था, मैंने जवाब दिया। आराम से खाना खाओ ना, कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा, सीता मुस्कुरा दी। क्या तुम्हारे ख्याल में ये जगह अब रहने के लिए मुनासिब है? मैंने इस मरतबा निस्बतन छोटा निवाला मुंह में रखा। ये फौजी गश्त करते हुए इस तरफ आ गए थे। इन्हें किसी न किसी वक्त अपनी चौकी पर वापस तो पहुंचना होगा और जब ये लोग वहाँ नहीं पहुंचेंगे तो इनकी तलाश शुरू हो जाएगी। तलाश करने वाली कोई पार्टी तुम्हारी बस्ती में भी आएगी और इस तरह भी चेक किया जाएगा। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, यहाँ इन्हें लाशें तो नहीं मिलेंगी। इन लाशों को तलाश कर लेना आसान नहीं होगा, लेकिन इस चट्टान की दूसरी तरफ पत्थरों पर बिखरा हुआ खून तलाश करने वालों को सारी कहानी सुना देगा। जब वो लोग इस तरफ आएंगे तो ये गार भी इनकी नज़रों से पोशीदा नहीं रह जाएगा। यही मैं भी सोच रही हूँ, सीता ने कहा। ये जगह अब वाकई ख़तरनाक हो गई है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम ये गार ही नहीं, ये इलाका भी छोड़ देंगे। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। यहाँ से करीब तरीन हमारी बस्ती है, सीता ने कहा। अपने दो फौजियों की गुमशुदगी पर वो सबसे पहले हमारी बस्ती ही को आकर पूछगछ करेंगे और जब यहाँ पत्थरों पर जगह जगह खून के धब्बे मिलेंगे तो इन्हें सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी नहीं होगी। बस्ती के सभी लोग जानते हैं कि मैं आस पास घूमती रहती हूँ, मुझसे पूछगछ की जाएगी और शायद मैं समझ गया। मैंने उसकी बात काट दी। कहाँ जाना चाहती हो? मेरा मतलब है कोई मुतबादल इंतज़ाम। एक जगह है मेरी नज़रों में, सीता ने जवाब दिया। हमारी बस्ती के दूसरी तरफ पहाड़ियों में कुछ गुफाएं हैं जहाँ किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं होगा। तुम 1-2 दिन वहाँ रह जाओ, इसके बाद हम जम्मू की तरफ निकल जाएंगे। हमसे तुम्हारी क्या मुराद? मैंने इसे घूरा। क्या तुम भी अपना घर छोड़कर मेरे साथ जाना चाहती हो? हाँ, सीता ने जवाब दिया। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। मुसलमान तो मुसलमान, यहाँ तो इन वैश्यों से हिंदू औरतों की इज्जतें भी महफूज नहीं। सबसे पहले मेरे कज़न ने मुझे बेआबरू किया और अब ये हिंदू फौजी। क्या अब भी ऐसी कोई गुंजाइश बाकी है कि मैं इन पर भरोसा करूँ? अगर इन्हें शुबा भी होगा कि मैं 2 हिंदू फौजियों के
कत्ल में मुलव्विस हूँ तो मेरा हश्र मुसलमान औरतों से भी बदतर करेंगे। मेरे घर वालों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। हो सकता है इस बस्ती ही को जलाकर राख कर डाला जाए और वो लोग कभी नहीं मानेंगे कि इन 2 हिंदू फौजियों ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की थी। इसलिए हमें ये गार ही नहीं बस्ती भी छोड़ देनी चाहिए। वो गुफाएं यहाँ से कितनी दूर है? मैंने पूछा। बस्ती के इस तरफ, इसने हाथ से इशारा किया। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए बस्ती की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। हुजूरी बाबा के मज़ार वाली चट्टान के साथ साथ चलते हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो फिर इंतज़ार क्यों किया जाए? मैंने कहा। क्यों ना अभी यहाँ से निकल चलें, यही मुनासिब रहेगा। सीता बोली। तुम तैयार हो जाओ, हम अभी निकल चलते हैं। खाना ख़त्म करने के बाद मैंने बिस्तर की चादर और कंबल तय कर लिया। सीता ने बाकी चीज़ें उठाकर गार की पिछली तरफ तंग सी दरार में छुपा दी। उसने कंबल और चादर मेरे हाथ से ले ली। मैंने हिंदू फौजियों की राइफलें तो अपने कांधों पर लटका ली और अपनी राइफल हाथ में संभाल ली और हम गार से निकल आए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।